अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल मैच बारिश की नज़र हो गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली, यानी कि पाकिस्तान की टीम शीट, पाकिस्तान का गेम प्लान, और अब सिर्फ दुआ की जा सकती है कि बारिश की पेशगोई तो दूसरे और तीसरे T20 में भी मौजूद है रावलपिंडी में, कि क्रिकेट हो जाए ताकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तैयारियां और जो नए खिलाड़ी आए हैं या पुराने खिलाड़ियों की वापसी हुई है उनको ज़रा जांचने का मौका मिल जाए। पुराम में सवाल से तफसीली बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे आज पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ, जो कि तजिया देने सूरत हाल पर। रऊफ, डेफिनेटली मायूसी हुई, बारिश हो गई और सिर्फ 2 ही बॉलों का खेल मुमकिन हो सका, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। कप्तान की तब्दीली, नए कोचेज आ गए, बहुत सारे खिलाड़ियों की वापसी हुई। तो एक बड़ी अजीब और कन्फ्यूजन वाली सूरत हाल थी, लेकिन बाबर आजम की जो वापसी हुई है बतौर कप्तान, इस पर आपकी क्या राय है? और जो शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज के बाद कप्तानी से हटाया गया, लेकिन कल बॉलिंग के बाद बड़े पुरजोश तो दिखाई दे रहे थे, क्या ऐसा ही जैसा दिखाई दे रहा था या आप समझते नहीं क्रिकेटर्स के अपने ईगोज भी होते हैं, कुछ प्राइड भी होती है, वो जरूर हर्ट हुई होगी? आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के क्रिकेट पर राय देना अब मुझे तो अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चेंजिंग वगैरह हो रही है और जिस तरीके की म्यूजिकल खेल चल रही है, उसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो एक बार बार की जो चेंजिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और उसके जो चेयरमैन जो चेंज होते हैं बार बार, उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को नो वे पर लाकर खड़ा किया। ना आपका डोमेस्टिक का ढांचा तरतीब दिया गया, ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बेहतर हुआ, ना आपके इंटरनेशनल रिलेशंस बन सके हैं। उसके बाद ना आपकी आईसीसी में कोई रेटिंग बन सकी है। इवन कि आप न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान के टूर पर आई है, आप देखें कि उनकी बी भी नहीं, एक सी टीम उन्होंने भेज दी है। उसपे 2 प्लेयर्स थे, फिन एलन था और उसके बाद एडम मिलनर थे। उन्होंने भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपना नाम विड्रा करा दिया और बिल्कुल एक अजीबोगरीब किस्म की न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के ये टूर पर आ चुकी है। तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सका। उससे पहले एशिया कप हुआ, उसका हाइब्रिड मॉडल आया, उस पर कुछ नहीं कर सका, उसका भी पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये जो कैप्टन की चेंजिंग है या पाकिस्तान टीम में चेंजिंग वगैरह हो रही है, तो वो भी इसी चीज का एक खासा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, इसी तरीके की चेंजिंग पाकिस्तान की टीम में, कैप्टनसी में, मैनेजमेंट में, कोचिंग स्टाफ में भी देखने में आती है। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, कोई विजन उसमें नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जब तक आपकी कोई डायरेक्शन या पॉलिसी या आपका विजन नहीं होगा, तो फिर सिस्टम इसी तरह चलेंगे और बार बार आपको चेंजिंग नजर आती रहेंगी। बिल्कुल ठीक बात है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बार बार चेंजेस ने पाकिस्तान क्रिकेट को मजाक बना के रख दिया। मैं रऊफ की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ताहिर नसीर हमारे नुमाइंदे रावलपिंडी में, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ताज़ा तीन सूरत हाल जानेंगे कि आज क्या मौसम की सूरत हाल है, कल क्या प्रडिक्शन है। लेकिन रऊफ, अगर मैं आपसे बात करूँ कि कल जो टीम शीट नज़र आई, क्या आपका नतीजा इस पर अखज़ करेंगे कि जो बाबर आजम की वापसी हुई तो बतौर ओपनर वो खेल रहे हैं, रिजवान नंबर 3 पर आए, लेकिन जो मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम है, इमाद वसीम कल खेले नहीं। जो हुआ माजी में उसकी बात तो आपने बात इशारा कर दिया था कि बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त इनकन्सिस्टेंसी है, लेकिन टीम की कल शीट को देखते हुए आपकी क्या राय है? क्या ये टीम वर्ल्ड कप के लिए आपको एक सेटल टीम दिखाई देती है? देखिए, वर्ल्ड कप में तो ऑलमोस्ट यही टीम होगी, क्योंकि इनके पास देखें कि रिप्लेसमेंट प्लान नहीं है ना, इनका बेंच स्ट्रांग है। आप देखें कि अगर आप पाकिस्तान का बेंच स्ट्रांग होता, आपके पास प्रॉपर रोटेशन पॉलिसी होती, आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान होता, तो आप कभी भी अमाद वसीम को जी। और मोहम्मद आमिर को एक शॉर्ट फॉर्मेट T20 फॉर्मेट में कभी भी सिलेक्ट ना करते। और ये जो न्यूजीलैंड की टीम आपके सामने आई हुई है, बी नहीं बल्कि सी टीम, इसके खिलाफ आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग किस्म के यंगस्टर्स हैं जिन्होंने पास 3-4 साल में परफॉर्म किया है, और वो जो यंगस्टर्स हैं, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यंगस्टर्स जो है वो इस आस पर होते हैं, उम्मीद पर होते हैं कि जब वो डोमेस्टिक में 2-3 साल परफॉर्म करेंगे तो कोई वीकर लिंक आएगा तो उसके खिलाफ उनका चांस मिलेगा और उनके रास्ते खुलेंगे। अगर वो वीकर लिंक, अगर एक सी टीम भी आई है, उसके खिलाफ भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के खिलाफ साथ आप जा रहे हैं और अपने रिटायर्ड प्लेयर भी उसमें वापस बुलाकर उनको खिला रहे हैं, तो यंगस्टर का फ्यूचर किधर होगा? वो किससे फरियाद करेंगे और वो कहां पर खड़े होंगे, और आपका आगे जो फ्यूचर प्लान होगा वो कहां पर खड़ा होगा? तो ये प्रॉब्लम है असल जो पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बात की। न्यूजीलैंड का स्क्वाड आपके सामने, पाकिस्तान के स्क्वाड पे बात करेंगे। ताहिर नसीर, आपसे इसलिए जरूरी बात करनी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बारिश की क्या अपडेट है। कल तो सिर्फ 2 बॉल मुमकिन हो सकी, आप मुसलसल अपडेट कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि शायद अब मैच हो जाए, लेकिन इवेंचुअली सिर्फ 2 ही बॉल हो सकी। तो ताहिर, आज क्या सूरत हाल रही रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, और कल की बारिश की क्या पेशगोई है? गुफ्फार, देखिए कल तो जिस तरह बारिश हुई, सिर्फ 2 बॉल का मैच हो सका और आज भी सुबह से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने 21 अप्रैल तक बारिश की प्रेडिक्शन की है और कल के अगर हम वेदर की बात करें तो कल रावलपिंडी में 27 दर्जा हरारत रहेगा, जबकि जो प्रेडिक्शन है
20% की प्रेडिक्शन है कि कल बारिश होगी, क्योंकि सुबह 7 बजे के बाद से जो है मौसम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा और शाम 7 बजे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ताहम मसला जुज़वी तौर पर तो अबर आलूद रहेगा और महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शन है, जिसमें आज बारिश हो रही है, मुसलसल बारिश सुबह से जारी है और थोड़ी देर कबल बारिश थमी थी लेकिन दोबारा स्पेल शुरू हो चुका है और ये सुबह 7 बजे तक रहेगा। उसके बाद पार्शली क्लाउड जो है वो मौसम रहेगा, फिर शाम 7 बजे तकरीबन मौसम मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा और कल यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच लाजमी होगा। अभी की सूरत हाल ये है कि ग्राउंड भी गीला है, वहां पे ऑलरेडी उन्होंने कवर तो रखे हुए हैं लेकिन बारिश मुसलसल जारी है। कल वेदर जो है खासा बेहतर हो जाएगा और कल शाम के टाइम पे बारिश की प्रेडिक्शन नहीं है। ठीक है ताहिर, सिर्फ 2 बॉलों खेल मुमकिन हो सका, जिसके बाद ये जरूर हुआ कि जो तमाशाई आए थे उनको टिकट रिफंड नहीं होगा। तो कुछ तमाशाइयों से आपकी कल बात हुई, यकीनी तौर पर मायूस हुए होंगे और फिर सिर्फ 2 बॉल खेलकर आप जो है 2 बॉलें देखकर वापस जाएं और आपके पैसे भी जो है वो लग चुके हों, तो यकीनी तौर पर कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी। लेकिन शाबाश है फिर भी पिंडी फैंस को कि वो हमेशा पहुंचते हैं। बिल्कुल गफार, ऐसे है कि तमाशाई बहुत शौकीन क्रिकेट देखे। ये बैन अवी टीम आई थी और जब से बाबर आजम कैप्टन बने हैं तो लोगों की ख्वाहिश थी कि बाबर आजम को देखें और बहुत बड़ी तादाद में कल तमाशाइयों ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का रुख किया और नो डाउट के रात 10:15 बजे तक तो प्रेडिक्ट नहीं था कि मैच नहीं होगा, लेकिन जैसे बारिश थमी, टॉस हुआ, टॉस होने के बाद जब पहली बॉल पे रॉबिन्सन ने 2 स्कोर किया तो दूसरी बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड कर दिया, तो उस टाइम जो गूंज उठा था पूरा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन उसके बाद मुसलसल बारिश शुरू हुई, तमाशाई मायूस होकर जब ग्राउंड से बाहर निकले तो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारी ख्वाहिश थी कि हम पिंडी स्टेडियम में बैन अवी टीम के जो खेल है उसको देखें और हमारी ख्वाहिश पूरी हो सके। नो डाउट के पूरा जो है मैच नहीं हो सका, लेकिन हमारी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी है और अब कल की सूरत हाल ये कि कल भी तकरीबन हाउसफुल होगा, तमाम टिकट फरोख्त हो चुकी है, कल मौसम भी साफ होगा और कल यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है ग्राउंड फुल होगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर नसीर मौजूद थे और अच्छी अपडेट दी रऊफ उन्होंने कि कल बारिश के इम्कानात जो है शाम में ज़्यादा नहीं है और लेट्स होप कि ऐसे ही हो, क्योंकि रावलपिंडी की बारिश का कोई पता नहीं है कि कब शुरू हो जाए। लेकिन रऊफ, आप यकीनी तौर पर टीम शीट देखकर एक अंदाज़ा हो गया कि टीम का टॉप ऑर्डर क्या होगा फास्ट बॉलर में, लेकिन इमाद वसीम कल स्क्वाड में होने के बावजूद 11 में नहीं थे और इसी तरह आमिर को कल रखा गया। आपकी राय क्या है, चूँकि अब्बास अफरीदी भी मौजूद हैं, इसी तरह अगर आप देखें तो दीगर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर को कल खिलाया गया पहला मैच। देखिए मेरा ख्याल है कि अगर उनको टीम में सेलेक्ट किया तो फिर उनको खिलाना भी चाहिए और अव्वल तो मेरा ख्याल है कि उनकी सिलेक्शन बनती नहीं थी न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में, ना वाद हुसैन की, ना उनकी, ना बाबर आजम की और ना ही रिजवान की। इनकी जगह पर आपको जितने भी यंगस्टर्स थे उनको खिलाना चाहिए था, मगर अगर आपने खिला दिया और उसके बाद जो पहला मैच है वो वॉश आउट हो गया, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट पे और प्रेशर होगा मैनेजमेंट पे, क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये आता है कि इनको फिर अपनी सीटें, अपनी कुर्सियां और अपनी जॉब्स भी बचानी होती हैं। चाहे वीक टीम है या स्ट्रॉन्ग टीम है, चेंज ये कोई कर नहीं सकते और वीक टीम के खिलाफ भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम खिलाकर उन्होंने किसी ना किसी सूरत में मैच जीतना होता है। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट के, जिससे ना क्रिकेट डेवलप हो रही है ना कोई सिस्टम आगे बढ़ रहा है। तो ये चीजें जब तक सॉल्व नहीं होगी, ये चीजें सॉल्व कौन कर सकता है कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम देंगे, मैनेजमेंट को टाइम देंगे, एक लंबा अरसा मेरिट पर काम होगी और मेरिट पर ही लोगों की अपॉइंटमेंट होगी, तो फिर आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं जिस तरह बाकी क्रिकेट बोर्ड दुनिया के लेते हैं। मगर यहाँ पर तो फिर कि अगला मैच है, क्योंकि एक मैच में बारिश होगी, अगले मैच में आपको फिर उससे भी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आएगी और आप जो यंगस्टर कोई अगर 1-2 हैं उनको भी आप चांस देने के काबिल नहीं होंगे और आप अपना फेस सेविंग के लिए खेलेंगे। तो ये प्रॉब्लम तो है पाकिस्तान की क्रिकेट में रोफ। लेकिन हमने देखा कि माजी में बिल्कुल आपने ठीक निशान देखी कि यंगस्टर को चांस मिलना चाहिए था, बिल्कुल बी और सी टीम न्यूजीलैंड की आई है, लेकिन हमने देखा कि जब हम बड़े खिलाड़ियों के बगैर खेलते हैं, स्पेशली बाबर आजम के बगैर, तो बिल्कुल ही हमारी बैटिंग जो है वो क्लैप्स हो जाती है, कोई हमें नजर नहीं आता। तो ये क्या इनसिक्योरिटी है या समझते हैं टैलेंट की कमी है? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए ये मेरा ख्याल है कि इनकॉम्पिटेंसी है, इन एलिजिबिलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो लोग बैठे हुए हैं काफी अरसे से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, और जो उसके बाद जो आप देखेंगे अगर एक आपका डोमेस्टिक आप उसमें करोड़ों अरबों रुपया लगा रहे हैं तो और उसमें ऐसे प्रोडक्शन नहीं आ रही, ना आप स्पिन बॉलर आ रहा है, ना आपके पास कोई बैट्समैन आ रहा है, ना मिडिल ऑर्डर आ रहा है, और इसी वजह से आपका कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं या रिप्लेसमेंट आपकी सही नहीं हो रही, रोटेशन पॉलिसी आप ला नहीं सकते, और फिर वही लोग जो कितने अरसे से वहां पर बैठे हुए हैं वो भी अभी तक सिस्टम को रन कर रहे हैं और इसी सिस्टम में वो रोल होते आ रहे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि फिर जो हायर अथॉरिटीज हैं पीसीबी की, उनको देखना पड़ेगा।
रऊफ उस्मान खान की टीम में वापसी, फिर आपने देखा कि उन पर 5 साल की पाबंदी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने लगा दी। वो वहाँ पहले मौजूद थे, अचानक से जी उनकी पूरी क्रिकेट तब्दील हो गई और पाकिस्तान के कैंप में भी आ गए, स्क्वाड में भी आ गए, कल 11 में आके उनका डेब्यू भी हो गया। क्या इंडिकेट करता है? मतलब ठीक है उनकी परफॉर्मेंस PSL में बहुत अच्छी थी, बट यूई से उनको हम लेकर आए हैं और वहाँ पर नाराजगियाँ भी मोल ले ली। सर ये इंडिकेट यही करता है ना कि आपका कोई विजन नहीं है, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। आप चाहें तो जिसको मर्जी कहां से पकड़ कर ले आए पाकिस्तान के लिए खिला दें, अगर ना चाहें तो आपके डोमेस्टिक के जितने मर्जी परफॉर्मर कितने अर्से से वो परफॉर्म कर रहे हो, आप उनको एक मैच भी नहीं खिलाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए आपको अपना सिस्टम और अपना ढांचा ठीक करने की जरूरत थी, उस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत थी जिस सिस्टम से उस्मान खान और कई दूसरे प्लेयर्स पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, उनको पूरा कैरियर सफर करता है, उनको पाकिस्तान अपनी नेशनैलिटी छोड़नी पड़ती है, दूसरे मालिक में जाना पड़ता है। बजाय उस सिस्टम को ओवरऑल करने के, उस सिस्टम को ठीक करने के, आपने उससे बड़ा एक और ब्लंडर कर दिया। एक बंदा 4 साल से वहां पर बैठा हुआ वापस आया एज एन ओवरसीज, उसकी यहाँ पर PSL में सिलेक्शन हुई है, आपने उसने 1-2 स्कोर कर दिए तो आपने उसको डायरेक्ट वहां से बाईपास करके पाकिस्तान की टीम में खिला दिया। इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या होगा? जो यहाँ पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चल रहा है, जो परफॉर्मर है वो किधर जाएंगे, वो किसको कहेंगे, उनको कब चांस मिलेगा? तो ये अब अगर उस्मान खान का फेलियर हो जाता है 1-2 मैचेस में, वहां पर उन पे बैन लगा हुआ, 5 साल की पाबंदी है, यहाँ पर वो पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे तो वो कहाँ पर स्टैंड करेंगे? तो ये अजीबोगरीब किस्म का एक सिस्टम चल रहा है जो तो मेरी समझ से तो कतई बाहर है ये। बिल्कुल। और अगर हम बात करें, हसीब को हम लेके गए थे न्यूजीलैंड में, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी उन्हें लास्ट PSL में, इस बार तो खैर इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे, लेकिन सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान के 2 फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं और डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म किया, जो आप हमेशा बात करते हैं कि डोमेस्टिक के सीजन परफॉर्मर हैं, अपनी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम में थे, PSL भी अच्छा खेला लेकिन रिजर्व में मौजूद हैं। देखिए यही है ना, सलमान अली आगा एक कंसिस्टेंट प्लेयर है। देखिए कि वो जो है वो क्यों परफॉर्म कर रहा है, इसलिए परफॉर्म कर रहा है कि उसकी जो सिलेक्शन है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस की वजह से हुई है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस की वजह से हुई है। यहाँ पे परफॉर्म किया, वो टीम का हिस्सा बना और अब तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है, बल्कि उसने ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आप इसी तरह जब चांसेस देंगे यंगस्टर्स को, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है उनको इज्जत देंगे, उनको इनकरेज करेंगे तो वो आगे आएंगे। अब देखिए अब्दुल्ला शफीक आपका पाकिस्तान का ओपनर है टेस्ट क्रिकेट का, और उसकी टेक्निक मेरा ख्याल है कि बाबर के बाद सबसे अच्छी टेक्निक उसकी है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज आपकी लाहौर कलंदर, उसने उसका क्या हशर किया है, उसको ओपनिंग उसकी स्लॉट चेंज की, उसको नंबर 6 पे उसको भेजा, 2 मैचेस के बाद उसको टीम से ड्रॉप कर दिया, फिर उसको पूरा सीजन बाहर बिठा कर रखा। तो इस तरह आप प्लेयर डेवलप कर रहे हैं। पेशावर ने हसीबुल्लाह खान के साथ क्या किया? आपका एक सबसे ज्यादा अच्छा इमर्जिंग टैलेंट है, और जो आया वो कहां से है? बलोचिस्तान से। एक ऐसी जगह जहां पर क्रिकेट का फुकदान है, जहाँ के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का फुकदान है, जहाँ के लोगों को मेन स्ट्रीम में वापस लाने के लिए आप अपनी हजारों कुर्बानियां दे रहे हैं, और वहां से अगर आपको एक नेचुरल यंगस्टर मिला टैलेंटेड, तो आप उसको ये कर रहे हैं कि आप उसकी जगह नहीं बदल रही, कभी उसको बाहर बिठा देते हैं, कभी उसको ओवरसीज टूर पर उसको टूर में साथ रखते हैं, खिलाते नहीं है। यहाँ पे पेशावर की फ्रेंचाइज में वो सिलेक्ट हुआ, उसको बजाय ओपन के उसको नीचे भेजना शुरू कर दिया, फिर उसको टीम से बाहर रखा। तो एक अजीब और गरीब किस्म का मेरा ख्याल है कि एक सिस्टम है जो कि जिसको सही करने के लिए मेरा ख्याल है कि विजनरी लोगों को आगे आना बहुत जरूरी है। चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे। आप मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब बात करते हैं कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और बहुत सारी क्यूरीज हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए आती हैं कि जो रेनोवेशन होनी है स्टेडियम्स की, वो कब शुरू होगी, टोटल प्लान क्या है और एग्जीक्यूशन कब होगी। रऊफ से हम जरूर बात करेंगे मजीद कल के मैच के हवाले से, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर में। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत सारे इस पर हवाले से सवालात हैं शायकीन क्रिकेट के, कि जो हमारे स्टेडियम्स हैं ये अपग्रेड कब होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से रेनोवेशन किस तरह होनी है, कब होनी है। कुछ खामोशी ज़रूर है, लेकिन इससे पहले प्रेस रिलीज आई थी, लेकिन इसको फिर प्रैक्टिकली कब किया जाएगा? जी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है, और जैसे ही सीरीज का अख्ताम होगा तो उसके बाद तीनों स्टेडियम, लाहौर का, कराची का और भिंडी का स्टेडियम है, तीनों को रेनोवेट किया जाएगा, तीनों की अपग्रेडेशन होगी। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की अगर बात की जाए तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के 4 इंक्लोजर्स हैं, जिनको इब्तदाई तौर पर जो प्लान्स में शामिल किया गया है कि वो उनका डबल स्टोरी बनाया जाएगा। तो लाहौर में उसको डबल स्टोरी बनाया जाएगा। साथ ही जो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से नेस पाक को हदायत जारी की गई है कि तीनों स्टेडियम्स में खासकर जो मैच का व्यू है और शायकीन के बैठने की जगह है, कुर्सियां, उसे आरामदेह होना चाहिए और व्यू अच्छा होना चाहिए, ताकि अट्रैक्शन पैदा हो और शायकीन ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड में आके मैच देखने के मुतलाशी हों।
तो रावलपिंडी का जो स्टेडियम है वहां पे क्योंकि कुर्सियों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और सोशल मीडिया पे हम देखते भी है कि उसके हवाले से काफी ज्यादा बात भी की जाती है, तो वहां पे कुर्सियां नहीं लगाई जाएंगी। अच्छा गुलाम मुर्तजा, क्विकली बताइएगा, फिर मैं रऊफ की तरफ बढ़ रहा हूं कि हमने पेशावर में जो अरबाब मियां स्टेडियम की रेनोवेशन मैंने जाती तौर पर देखी अब से कुछ चंद महीने पहले, तो वो बड़ा शानदार बन रहा है, डबल स्टोरी। लाहौर की आपने बात कर ली, तो क्या पिंडी और कराची के स्टेडियम की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ भी अगर आप देखें तो शायद पिंडी में, मुझे अगर गलत नहीं हो तो 15-16 हज़ार तमाशाइयों की सिर्फ गुंजाइश है, जबकि काफ़ी दूर दराज से भी वहाँ पर स्पेशली ज़ल्मी के फैंस या जब इस्लामाबाद का मैच होता है तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। कराची का स्टेडियम गो के बहुत सारे मैचों में हमें देखा है थोड़ा क्राउड फैक्टर होता है, लेकिन शहर की आबादी के लिहाज से कम है, तो क्या इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा रही? जी, पिंडी के हवाले से अभी जो डबल स्टोरी बनाने के लिए अभी उसके ऊपर प्लान नहीं मांगा गया, लेकिन लाहौर का जो स्टेडियम है क्योंकि 4 इनक्लोजर इब्तदाई तौर पे पहले डबल स्टोरी किए जाएंगे। अच्छा। और रावलपिंडी में मौजूदा जो सहूलियात है उसे बेहतर अंदाज में बनाया जाएगा ताकि शायकीन के लिए आसानियां पैदा हो। और जो ये तमाम जो काम है क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज है उसके बाद बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। पहला जो इब्तदाई तौर पर प्लान था वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को दिया भी गया नेस्पाक की जानिब से, और उसमें कुछ रेनोवेशन, चलें होपफुली कि इसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से किया जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। लेकिन रऊफ, एक बड़ा सवाल मौजूद है, और कल रोहित शर्मा ने यह तो कह दिया कि टेस्ट मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो तो क्या मजा है, लेकिन शायद उस जगह ही सवाल होना चाहिए था कि आपकी अपनी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आने के लिए इससे रिपोर्टेडली जो तैयार दिखाई नहीं देती। सो क्रिकेटर कुछ और सोच रहे हैं वहां पर और सियासतदान कुछ और। जी बिल्कुल, और देखें कि वो जब तक कि वहाँ पर मोदी साहब की हुकूमत है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तरफ से उनका कोई पॉजिटिव आपको झुकाव या रुझान देखने में आएगा, और वो अपनी जितनी भी अतल इम्कान की कोशिश होगी वो उसमें हर्डल डालने की कोशिश करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो इतना आसान को एक्सेस देंगे पाकिस्तान को ट्रैफिक के लिए। वो अपना एक ड्रामा डेफिनेट क्रिएट करेंगे, और डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट पे कि वो किस तरीके से इनको ओवरकम करती हैं। हमारा मौकफ क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एशिया कप में तो कॉम्प्रोमाइज किया, हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं माना, लेकिन ये तो आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी का आज तक कोई इवेंट किसी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं हुआ, तो आईसीसी का इम्तिहान भी है। और पीसीबी की आपको पोजीशन पता है, हम तो पहले भारत के सामने जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, लेकिन आईसीसी का इम्तिहान भी आ रहा है। देखिए, आईसीसी तो मेरा ख्याल है कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जो है बीसीसीआई उसके अंदर वो सांस ले रही है, और जो भी बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड फैसला करता है आईसीसी उसको मनोमान तस्लीम करती है। और पीछे आप जितने भी देखें उसमें एक और चीज भी है, आपने आईसीसी से ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये है कि जब बिग 3 का इश्यू था तो हम जाकर भागे उनको आईसीसी में हमने इंडिया को वोट दे दिया था, मगर उसके बाद जो उनके साथ हमारा एमओयू या जो रिटर्न एग्रीमेंट साइन हुआ था या जो बायलैटरल सीरीज थी वो एक सीरीज भी ना हो सकी। तो ये प्रॉब्लम असल में है कि हम उनके साथ बात तो कर देते हैं, हम थोड़ा सा नीचे झुक जाते हैं और उनके शराइत मान लेते हैं, मगर जब टाइम आता है उनका टाइम निकल जाता तो उस वक्त वो बिल्कुल हमें वो गुलाम मुर्तजा आखिर में पूछ देता हूं मैं कि गुलाम मुर्तजा पीसीबी ने थोड़े अपने कार्ड छुपा के रखे हैं। गुलाम मोहसिन साहब से सवाल हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको आगे हम देखेंगे, तो क्या आपका क्या तजज़िया है, क्या सूरत हाल है, क्या जैसे मीडिया भारत में रिपोर्ट कर रहा है कोई चांस नहीं है या कोई कंप्रोमाइजिंग सूरत हाल आगे बनेगी? और अभी रिसेंटली हमने देखा कि कुछ टेंशन भी बढ़ी है। जी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मैंने ही सवाल किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या इकदाम किए और हमारी क्या आईसीसी की जानिब से हमें इंश्योरेंस दी गई कि इंडियन टीम पाकिस्तान आके खेलेगी। तो उनकी जानिब से कहा गया था कि मुस्बत अंदाज में आईसीसी की जानिब से और जो उसमें शामिल थे आईसीसी की मीटिंग में अफराद से बात हुई थी, तो कह रहे कि जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी करीब आएगी तो उसके करीब आते ही तमाम तर जो इंतजामात है और तमाम तर जो सूरत हाल है वो सामने नजर आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इंडियन इलेक्शन नहीं होते उसके बाद कौन सी नई गवर्नमेंट आएगी वहां पे और उसके बाद बर्फ पिघलना शुरू होगी। तो जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान में भी नई गवर्नमेंट तश्कील पाई है तो वो रवाबित होंगे, तो उसके बाद कुछ चीजें बेहतर होने की चांसेस हैं। पिछले साल भी जब पाकिस्तान में एशिया कप होना था तो तब भी हम ये बात कर रहे थे कि इंडियन टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, लेकिन उनकी जानिब से बाकायदा ठीक है। रोब, आपको लगता है कोई इम्कानात होंगे जो मौजूदा सूरत हाल है? डू यू थिंक कि इंडियन टीम पाकिस्तान है कि गो के आईसीसी का इवेंट है, 8 ही टीमों ने क्वालिफाई किया है और तमाम बाकी टीमें पाकिस्तान आके जा चुकी हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सबने पाकिस्तान का दौरा किया। देखिए, जब तक वहां पर बीजेपी की और मोदी की गवर्नमेंट है वो अपनी हर्डल्स अटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि उस किस हद तक स्टैंड लेने में कामयाब होता है और आईसीसी में किस हद तक वो अपना
जो असर और रसूख है वो इस्तेमाल करने में कामयाब ठीक। होता है, क्योंकि हमने पास्ट में बार बार सरेंडर किया और सरेंडर का हमें नुकसान हुआ, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हाइब्रिड हमने जब बिग 3 का इशू था हमने उनको सही। वोट दिया, मगर उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल हम उस पर स्टैंड नहीं कर सके, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम एशिया कप में भी हार गए, हमारे वहाँ कोई बड़ी टीम भी पाकिस्तान के बिल्कुल एशिया ठीक, कप खेलने के पाकिस्तान लिए के यहाँ पर नहीं आ कॉम्प्रोमाइज सकी। बढ़ते जा रहे हैं। लेट्स होप कि आईसीसी अपना रोल, मुझे लगता है यहाँ प्ले करे तो शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। बहुत शुक्रिया रऊफ आपके तफसीली तजज़िये के लिए। अब और गुलाम मुर्तज़ा प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर एक और खेल की बात करेंगे। तो प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है क्रिकेट के अलावा जो दीगर खेल हैं उनके भी जो खिलाड़ियों से बात करें। कल आपने अली सिस्टर स्क्वाश की देखी थी, आज शहीद आफरीदी जो बॉक्सर हैं, सिंध पुलिस से इनका ताल्लुक है, बड़े टैलेंटेड हैं और अपने जो एशियन टाइटल है उसके दिफा के लिए बैंकॉक जा रहे हैं। इनकी फाइट है इतवार को। शहीद हमारे साथ मौजूद है। शहीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसी तैयारी है और यकीन तौर पर इस फाइट के लिए ये बड़ी अहमियत की है कि आपको फिर इसके बाद जो है वो एक और टाइटल यानी कि जो WBA फाइट है उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं जो इंडिया के एक बॉक्सर्स होगी, तो शायद आपकी मोटिवेशन और बढ़ रही है कि किस तरह इसको आपने चलाना है। जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा आपका और आपकी न्यूज़ की टीम का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली तैयारी मेरी भरपूर है और मैं बिल्कुल मोटिवेटेड हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इंडियन हो या कोई भी हो, आई एम रेडी फॉर एनीवन। और तो इसके अलावा मैं जी जी ठीक है। अच्छा शहीद, आपकी तस्वीरों के साथ शाहिद आफरीदी साहब की तस्वीर भी चल रही है, नाम भी मिलते जुलते हैं लेकिन उन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट भी किया है। क्या कहेंगे? अच्छी बात है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो दीगर खेलों का भी ख्याल रखते हैं, तो कुछ बताइएगा कैसी सपोर्ट रहे उनकी आपके साथ? जी बिल्कुल, शाहिद अफरीदी जो क्रिकेटर हैं, हमारे कौम के हीरो हैं वो, और उन्होंने मुझे सिर्फ इस मैच के लिए जी जी मेरे जो 10 फाइट्स हैं उनमें तकरीबन 5 से 6 फाइट्स स्पॉन्सर करे। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि जो शाहिद आफरीदी सपोर्ट करें। ये बताइएगा, सिंध पुलिस से आप हैं और आपकी जो ये किस तरह डिपार्टमेंट से कितनी आपको सपोर्ट हासिल रहती है, क्योंकि आपकी जॉब है सिंध में पुलिस के अंदर, लेकिन साथ साथ आपकी बॉक्सिंग भी, तो किस तरह इसको मैनेज करते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इसमें अपने अफसरान वाला का शुक्रिया अदा करूंगा और स्पेशली IG गुलाम नबी मेमन साहब जो है वो बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने जी जी मुझे लेके चल। बिल्कुल ठीक। शहीद की आवाज़ हमें मौसूल नहीं हो रही, लेकिन जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है कि एक पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए अगर आप बॉक्सिंग भी लड़ रहे हैं तो यकीन तौर पर अफसान के बगैर जो है मुमकिन नहीं है। और शहीद की फाइट है इतवार को बैंकॉक में, एशियन टाइटल इनके पास, इसके साथ साथ 2 टाइटल मौजूद हैं जिसके अंदर BC टाइटल है और फिर इनके पास एशियन फेडरेशन का टाइटल है। तो बेस्ट ऑफ लक कहते हैं शहीद को। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये फाइट जीतें और इंशाल्लाह इनसे फिर जरूर बात करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि अगर ये फाइट जीतते हैं तो फिर एक इंडियन बॉक्सर के साथ इनकी एक और टाइटल फाइटर भी जो है वो उसका प्रोग्राम जो है वो तय पा सकता है। तो प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।